For good sound, please listen at 1.25 speed. अब आगे। दिल्ली, अग्रवाल भवन। प्रताप जी रुद्र से बोले, तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा मोहन व्हील चेयर पर आ चुके हो। उन्हें अचानक ही शरीर के नीचे वाले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, जिसके वजह से वह व्हील चेयर पर बैठ गए हैं। प्रताप जी की बात सुनकर रुद्र पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? अगर वह पैरालाइज हो गए हैं तो उनकी किस्मत में जो लिखा है वही उनके साथ हो रहा है। और वैसे भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो जाकर उनका ट्रीटमेंट कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो अगर मैं वहां गया और उनका बचा कुचा शरीर भी पैरालाइज हो जाए। फिर हंसते हुए बोलता है, और आपको पता है उसका कारण भी घर वाले मुझे ही ठहराएंगे। तभी प्रताप जी बोले, क्या तुम्हें अपने दादी के लिए बुरा नहीं लग रहा? वह कितना प्यार करती है तुमसे, तुम्हें एक बार देखने के लिए भी तड़प रही है वह। उनकी बातें सुनकर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, देखिए, मेरी दादी को लेकर मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत कीजिए। वहां पर उनका ध्यान रखने के लिए बहुत से लोग हैं। प्रताप जी बोले, तुम्हारा चाचा रंजीत ठाकुर पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है और 3 दिन पहले ही वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हो क्या है? तुम्हारे घर वाले इन सब घटनाओं को महज एक एक्सीडेंट मान रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह लोग जानते ही नहीं कि उनका दुश्मन कौन है। तब वह खुद को बचाएंगे कैसे? रुद्र ने कुछ देर उन्हें घूर कर देखा और फिर बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब भी वहां जाऊंगा? अगर कोई उन्हें या फिर उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है तो उन्हें कानून के पास जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रताप जी बोले, अगर अपनी दादी से थोड़ा बहुत प्यार करते हो तो तुम जरूर जाओगे, और अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा, जो तुम समझते हो कि कोई नहीं जानता। उनकी बातें सुनकर रुद्र बोला, ऐसा कौन सा राज है मेरे बारे में जो कोई नहीं जानता? प्रताप जी मुस्कुराते हुए बोले, डेविल, सबको लगता है ऐसा, या फिर कहूं कि तुमने सबको ऐसा यकीन दिलाया है कि डेविल तुमसे अलग हो गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि रुद्र और डेविल आपस में मिल चुके हैं, और अब तुम रुद्र से ज्यादा डेविल के रूप में ज्यादा काम करते हो। यह सब सुनकर रुद्र की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बुरी तरह चौंक गया था, जो उसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह सूर्य प्रताप अग्रवाल जानता है। रुद्र हकलाते हुए बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बातें सुनकर प्रताप जी बोले, देखो, रुद्र मैं दादा हूं तुम्हारा, और मैं चाहता हूं कि उन्होंने तुम्हें हम तक पहुंचा है। तुम उनको कुछ समय के लिए प्रोडक्ट करो। तुम्हारा मिशन अलग है और तुम वहां अकेले नहीं जाओगे। शौर्य और विहान के साथ साथ अमन भी तुम्हारे साथ जाएगा। रुद्र बोला, कितने टाइम के लिए जाना है? प्रताप जी अपनी खुशी छुपाते हुए बोले, बस 7 महीने। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। फिर वह उन्हें घूरते हुए बोला, किसकी सिफारिश पर आपने यह सब किया? उसकी बातें सुनकर प्रताप जी दांत दिखाते हुए बोले, वंश। रुद्र खड़ा हुआ और वहां से जाते हुए बोला, कोई हिंट जिसमें ठाकुर परिवार के दुश्मन तक पहुंच सकूं। प्रताप जी बोले, वहां पर जाओ और खुद पता लगाओ। मैं जरा अब चुनाव प्रचार में बिजी रहूंगा तो तुमसे बात कम ही होगी। मिशन की डिटेल तुम्हें वही भेज दी जाएगी। अब जाओ नीचे, विहान तुम्हारा वेट कर रहा है। उनकी बातें सुनकर रुद्र नीचे आया तो वह विहान वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। रुद्र को देखते ही वह विहान उसके गले लग गया और वह भी उसे वापस ठाकुर हवेली जाने के लिए कहने लगा। रुद्र ने बोल दिया कि वह वहां पर जाने के लिए तैयार है। उसकी बात सुनकर विहान खुशी से उछल पड़ा। फिर वे तीनों रुद्र के कमरे में चले गए। कमरे में जाकर वह तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। हंसी मजाक के दौरान रुद्र की शर्ट खींच गई तो विहान और शौर्य ने उसके गले पर नाखून के निशान देख लिए। उसके निशान देखकर विहान बोला, तुम वहां पर ऐसे गुल खिला रहे थे रुद्र, तुझे नहीं लगता कि ऐसा करने पर तुम फंस सकते हो? उनकी बातें सुनकर रुद्र ने उनकी नजरों का पीछा किया और अपने गले पर हाथ फेरते हुए बोला, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। किसी के अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं किया, और इतना भी तभी होता है जब कोई और रास्ता नहीं होता। वैसे क्या हाल है तेरे? अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। विहान बोला, फिक्र मत कर, मैं ऐसे ही किसी के लिए रो रो कर अपने घर वालों को हर्ट नहीं कर सकता। शौर्य यकीन नहीं होता कि वह मोनिका इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। रुद्र ने विहान के चेहरे पर फिर से वही दर्द देखा जो 1 साल पहले था, तो वह बोला,
तेरे कहने पर विहान मैं कभी उस लड़की के पीछे नहीं गया, लेकिन अगर वह खुद मेरे सामने आ गई तब मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। रुद्र को गुस्सा होते देखकर वह दोनों बातों को घुमाने लगे। विहान बोला, तुम खुश नहीं हो, तुम इतने साल के बाद अपनी दादी से मिलोगे। उसकी बातें सुनकर रुद्र ने उसे घूरा और बोला, दादी के साथ साथ वह सब लोग भी मेरे सामने होंगे जिनसे मैं बेइंतहा नफरत करता हूं। अब अगर वहां पर मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक वह लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। रुद्र की बात पर विहान बोला, अरे वह सब चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, इसलिए उनमें से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और मैं रंजीत अंकल से इस बारे में बात कर लूंगा। वैसे कब जा रहे हो वहां? रुद्र ने कहा, तुम दोनों कब आओगे? विहान ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, तेरे जाने के 2 दिन बाद ही हम आ जाएंगे, तब तक तुम वहां सहज भी हो जाओगे। और हाँ, लक्ष्य ने वहीं अपने घर के पास ही हमारे लिए एक फ्लैट देख लिया है, तो हम तेरे साथ नहीं रह सकते। पिछले महीने ही उसके पापा का ट्रांसफर मुंबई में हुआ है। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और बोला, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। जितना जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा। For good sound, please listen at 1.25 speed. For good sound, please listen at 1.25 speed. अब आगे। ठाकुर हवेली। सब लोग अपने अपने कामों से लौट आए थे। सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। डिनर की तैयारी चल रही थी। राकेश और सब लोग आदित्य की बेटी किया के साथ खेल रहे थे जब रंजीत अपने कमरे से घबराया हुआ माँ माँ करते हुए वहां आया। मोहन जी भी अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। आदित्य की साली आध्या भी वहीं पर अपनी भांजी के साथ खेल रही थी। सब लोग रंजीत को देखकर खड़े हो गए। मीनल जी उसके पास गई और उसे शांत करते हुए बोली, रंजीत बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रंजीत जी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, माँ वह रुद्र। उनकी बात पूरी सुने बिना ही मीनल जी सी घबरा गई। वहीं बाकी सब भी थोड़ी टेंशन में आ गए। राकेश ने रोहिणी की तरफ देखा तो वह बुरी तरह डर गई थी और उसकी आंखों में आंसू भी जमा हो गए थे। मीनल जी डरते हुए बोली, क्या हुआ मेरे रुद्र को? वह ठीक तो है ना? बता जल्दी, मुझे बस बहुत डर लग रहा है। बताता क्यों नहीं? जब रंजीत जी ने देखे कि उनकी माँ और भाभी दोनों ही डर गई थी तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बोले, माँ रुद्र कल वापस आ रहा है हमारे पास। उसकी बात सुनकर मीनल जी के जो आंसू डर और घबराहट की वजह से आंखों में जमा हो गए थे वह खुशी में बदल गई। वह खुशी से रोने लगी और बोली, क्या मेरा बच्चा वापस आ रहा है? वह सच में आ रहा है? रंजीत जी ने उनकी आंखें साफ करते हुए कहा, हाँ माँ, वह कल दोपहर तक आ जाएगा। शायद अभी मुझे विहान का फोन आया था। फिर रंजीत जी ने रोहिणी की तरफ देखा तो वह चुपचाप आंसू बहा रही थी। वह उनसे बोला, भाभी आपसे और बाकी सबसे एक रिक्वेस्ट है। विहान का कहना है कि रुद्र की बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन वह माँ के अलावा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ऐसे में अगर आप उसके करीब जाओगी तो शायद वह भड़क सकता है, क्योंकि रुद्र के डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि जिन लोगों को वह पसंद नहीं करता, अगर वह उसके सामने आएंगे या फिर उसके साथ किसी चीज को लेकर जबरदस्ती की गई तो उसके अंदर का डेविल दोबारा से उस पर हावी हो सकता है। या फिर यह कहना ज्यादा सही होगा कि रुद्र गायब हो जाएगा और सिर्फ डेविल बचेगा। इसीलिए प्लीज आप उससे दूर ही रहना। रंजीत जी की बात सुनकर रोहिणी रोने लगी और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने अपनी माँ को देखा और उनके पास आया और उन्हें शांत करने लगा। आदित्य अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, अगर मुझे उस दिन से पहले आपके मन की बात पता चल जाती तो मैं उस दिन उस रॉकी की बात नहीं मानता। मैं रुद्र पर वह इल्जाम नहीं लगता और न ही वह कभी यहाँ से जाता। मुझे लगता है कि वह आपके और पापा के बीच झगड़े की वजह बनता है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वह यहाँ रहे और आप दोनों झगड़ते रहे। आपको पता है, जब वह छोटा था तब स्कूल में झगड़कर पैर पर पैर चढ़ाकर रखता था। तब मैंने उसे समझाया था कि वह झगड़ा न करे तो वह आराम से मेरी बात मान लेता था, लेकिन अब शायद ही वह मेरी कोई भी बात सुने। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह हमें ना सही आपको माफ कर दे। ऐसे ही राकेश को छोड़कर बाकी सबने फैसला किया कि वह रुद्र से माफी मांगेंगे।
वही आध्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह रोहिणी के पास गई और बोली, अरे मौसी, आप अध्यात्म ग्रेड के होते हुए क्यों टेंशन ले रही हो? देखना, ये जो भी है, रुद्र या युद्र, उसे मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगी। और अगर बात नहीं बनी तो मेरे चाकू छुरी कब काम आएंगे? उसे डरा धमका के आपके साथ बांध लूंगी। उसकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा उठे। दूसरी तरफ रुद्र विहान के साथ उसके घर आ चुका था। अगर रुद्र उनसे बिना मिले चला जाता तो उसके मामा, पापा और बहन तीनों अनशन पर बैठ जाते। वह सभी रुद्र के साथ खुशी खुशी डिनर कर रहे थे। तभी विहान के पापा विराट मल्होत्रा बोले, तो रुद्र बेटा, घर वापसी की तैयारी हो गई ना? रुद्र बोला, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं वहां पर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर विहान बोला, तू वहां क्यों नहीं रहना चाहता? अब तो घर के सभी लोग चाहते हैं कि तुम वहीं पर रहो। रुद्र ने जवाब दिया, सभी चाहते हैं, इसलिए मैं वहां पर नहीं रहना चाहता। और 2 दिन बाद तुम और अमन शौर्य के साथ आ ही रहे हो। देख लेना, उस घर के लोग मुझे चाहते हैं या ड्रामा कितने दिन तक कंटिन्यू रख पाते हैं। उसकी बातें सुनकर विहान की माँ विद्या जी, अर्थव और बाकी सबका ध्यान हटाने के लिए बोली, रुद्र बेटा, जब तू वहां से आएगा तब मेरे लिए क्या लाएगा? उनकी बात सुनकर रुद्र बोला, अब मेरे अलावा भी कुछ चाहिए। आपको उसकी बात सुनकर विहान की बहन वंशिका रुद्र से ताली मारकर हंसने लगी, तो विद्या जी ने मुंह फुला लिया, जिस पर सब हंस पड़े। ऐसे ही हंसी खुशी सबने डिनर किया और रुद्र विहान के साथ उसके कमरे में चलाया। आज रात को यहीं रहने वाला था। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद विहान रुद्र के साथ शौर्य के घर पर आ गया था। वह अपना सामान सूटकेस में रख रहा था। प्रिया जी उसके बैग में कभी कुछ रख देती तो कभी कुछ। आखिर में वह उसके बैग में लड्डू का टिफिन रखकर बोली, ये ले, हो गई तेरी पैकिंग खत्म। वही शौर्य, विहान और अमन रुद्र का चेहरा देखकर हंस रहे थे, जो अपने कपड़ों के बीच लड्डू और भी ना जाने क्या क्या रखा हुआ देखकर चक्कर खाकर गिरने वाला था। वह इतना सब कुछ देखकर बोल, माँ, मैं कहीं दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा। वहां भी मेरी दादी ऐसी ही चीज खिलाकर मुझे टॉर्चर करेगी। और यहाँ पर आप 1 मिनट, ठीक है, मैं इन्हें ले जाऊंगा और खा भी लूंगा, लेकिन प्लीज कुछ और मत रख दीजिएगा। कुछ सोचकर रुद्र बोला। प्रिया जी खुश हो गए और वहां से चली गई। लगभग 10 बजे विहान, अमन और शौर्य रुद्र को एयरपोर्ट पर छोड़कर आ गए थे। फॉर गुड साउंड क्वालिटी प्लीज लिसन एट 1.5 स्पीड। अब आगे ठाकुर हवेली। आज ठाकुर हवेली में मिनल जी दौड़ दौड़ कर किचन में रुद्र का पसंदीदा खाना बनाने में लगी हुई थी। रंजीत जी ने कहा था कि रुद्र दोपहर तक पहुंच कर आएगा। 1 बजने वाला था, लेकिन रुद्र अभी तक नहीं आया था। आध्या अपने कमरे से भागती हुई बाहर आई और बोली, दी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इमरजेंसी केस आया है। और बिना कुछ सुने ही वहां से चली गई। पीछे से उसकी बहन कहती रह गई कि बारिश आने वाली है, कार से चली जा। वहीं मीनल जी ने भी बाहर देखा तो मौसम का मिजाज कुछ ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बारिश के साथ साथ तूफान भी आने वाला है। उन्हें रुद्र की चिंता हो रही थी कि वह इतनी बारिश में घर कैसे आएगा, इसलिए उन्होंने रंजीत को ड्राइवर के साथ उसे लेने के लिए भेज दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। जब वह एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसका स्वागत मुंबई की जोरदार बारिश ने किया। उसने एक कैब बुक की और वहां से हवेली के लिए निकल गया। उसके वहां से जाते ही रंजीत जी भी वहां पहुंच चुके थे। वह वही गाड़ी में बैठकर रुद्र के बाहर आने का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ आध्या अपनी स्कूटी से हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रास्ते में उसने देखा कि एक औरत एक दुकान के बाहर दर्द से कराह रही है। वह मां बनने वाली थी, उसे लेबर पेन हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर आध्या रुक गई। उसने उसे उठाया और एक बेंच पर बिठाया। फिर आध्या ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दिया और खुद ही वहीं उसके पास बैठ गई। उसे वहां पर खड़े लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था
क्योंकि वह उस औरत की मदद करने की बजाय तमाशा देख रहे थे, आध्या ने अपनी स्कूटी वहीं छोड़ डीएच दी और एम्बुलेंस में बैठकर उस औरत के साथ चली गई। रास्ते में ही उसने उस औरत से उसके पति का नंबर लेकर फोन कर दिया था। तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगी थीं। तभी अचानक एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकरा गई। पीछे एम्बुलेंस में आध्या एक तेज झटके के साथ आगे की तरफ गिर पड़ी। उसकी कोहनी और माथे पर चोट लग गई। वह जैसे तैसे उठकर खड़ी हुई तो उस औरत की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस औरत की अब ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। आध्या ने नीचे झुककर देखा तो ड्राइवर भी बेहोश हो गया था। वह एक सुनसान रास्ते पर थे। उसने लिफ्ट मांगने का सोच और सड़क पर आकर हर आती जाती गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। तभी उसके सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। उसने आर या पार का सोचा और उस गाड़ी के सामने कूद गई। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी। इन सब से अलग रुद्र आंखें बंद करके गाड़ी में बैठा यही सोच रहा था कि वह सबको इतने सालों बाद देखकर कैसे रिएक्ट करे। तभी एक झटके से गाड़ी रुक गई। रुद्र का सर आगे की सीट से टकरा गया। वह अपना माथा सहलाते हुए ड्राइवर पर गुस्सा करते हुए बोला, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? तुम्हें क्या, हर पैसेंजर को बिठाकर ऐसे ही गाड़ी चलाते हो? उसकी बातें सुनकर ड्राइवर ने कहा, सर, कोई लड़की गाड़ी के सामने कूद गई थी, इसलिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी वह लड़की, जो कोई और नहीं आध्या ही थी, उसने गाड़ी का शीशा खटखटाया और मदद मांगते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी मदद कर देंगे? एक्चुअली एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है और पेशेंट की हालत काफी सीरियस है। उसे लेबर पेन हो रहा है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ड्राइवर ने रुद्र की तरफ देखा तो वह बोला, यह लड़की झूठ भी बोल सकती है। क्या पता इसके साथ और भी लोग हो जो हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। ये हमें वहां पर ले जाकर मरवा दे। तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। रुद्र की बातें सुनकर आध्या का गुस्सा लावे की तरफ फट पड़ा और वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अबे, बिना दिमाग के इंसान, तुम अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें मेरी हालत देखकर मैं डाकू की पार्टनर लगती हूँ? फिर वह ड्राइवर की तरफ देखकर बोली, देखो, प्लीज हमारी मदद कर दो। वह औरत बहुत तकलीफ में है। उसके बच्चे की जान जा सकती है। एक माँ अपना बच्चा खो देगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आध्या के खुद पर चिल्लाने से रुद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी ड्राइवर गाड़ी से उतरकर उस लड़की के साथ जाते हुए बोला, सर, मैं देखकर आता हूँ कि क्या बात है। रुद्र अभी भी उसे जाने से मना करता है तो आध्या उसे घूरते हुए बोलती है, अगर कुछ देर में ये वापस ना आए तो तुम कैब लेकर यहाँ से चले जाना। तुम्हें ड्राइविंग तो आती ही होगी। कुछ ही देर में ड्राइवर भागकर वहां आते हुए बोला, सर, वो लड़की सच कह रही है। औरत सच में बहुत दर्द में है। उस एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बेहोश हो गया है। आप उनकी मदद कर दीजिए सर। मैं बहुत कमजोर शरीर का हूँ, उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर रुद्र बोला, देखो, बारिश मुझे रास नहीं आती, मुझे बुखार आ जाएगा, मैं मदद नहीं कर सकता। ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला, सर, उस औरत का बच्चा मर जाएगा, प्लीज बस उन्हें कार में लेटा दीजिए, बाकी आगे का मैं देख लूंगा। बेमन से ही सही, रुद्र गाड़ी से निकलकर उस तरफ आ गया। उसने एम्बुलेंस में से उस औरत को गोद में उठाकर निकाला और ले जाकर पीछे वाली सीट पर लेटा दिया। आध्या भी उसके पास बैठ गई और उसे होश में रहने के लिए कहने लगी। तभी उसे ड्राइवर का ख्याल आया तो वह उसकी भी मदद करने के लिए कहने लगी, पर ड्राइवर रुद्र से बोला, सर, आप मेरी बात छोड़ दिए, आप औरत को लेकर अस्पताल पहुंचिए, मैं किसी की मदद से एम्बुलेंस के ड्राइवर को लेकर आता हूँ। रुद्र मन ही मन खुद पर जलते हुए बोला, अब यही बाकी रह गया था, मुझे ड्राइवर भी बनना पड़ेगा। आध्या को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे इतनी सीरियस मामले को इतना लाइटली ले सकता है। रुद्र ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और आध्या से बोला, मुझे रास्ता बताती जाना, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो खुद रास्ता जान जाऊंगा। आध्या ने मौके की नजाकत समझते हुए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। रुद्र उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। स्टेटस ना मिलने के कारण उसे ही उस औरत को अंदर लेबर रूम में ले जाना पड़ा। एक बार देखने से उसके कपड़े गीले हो गए थे और उसे जुकाम भी हो गया था। छींक छींक कर उसका सर और पूरा मुंह दर्द करने लगा था। वह कभी भी बारिश में नहीं भीगता था क्योंकि उसे सर्दी जल्दी लग जाती थी।
और अब उसका सर दर्द से फट रहा था। वह दोनों अभी भी उसी रूम से बाहर थे। आध्या ने रुद्र की बिगड़ती हालत देखी तो उसने उसे चेक करके दवाई के साथ साथ इंजेक्शन भी दिया, जिससे रुद्र वहीं पर सो गया। आध्या ने उसे भी एक रूम में ही वार्ड बॉय की मदद से लेट दिया। For good sound quality, please listen at 1.25 speed. For good sound quality, please listen at 1.25 speed. अब आगे। वहीं दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई थी, लेकिन रुद्र घर नहीं पहुंचा था। मीनल जी का टेंशन से बुरा हाल हो गया था। आध्या भी लौट आई थी। रंजीत जी ने विहान को फोन कर दिया था कि रुद्र अभी तक हवेली नहीं पहुंचा है। वहां भी सब टेंशन में आ गए थे। शौर्य की माँ तो घबरा गई थी। विहान ने लक्ष्य से भी फोन करके पूछा कि रुद्र पहले वहां तो नहीं आया। उसका जवाब भी नहीं था। तभी विहान ने हवेली में फोन करके झूठ कह दिया था, रुद्र बारिश और तूफान में फंस गया है और किसी होटल में ठहर गया है। तब जाकर मीनल जी और शौर्य की माँ को शांति मिली। वहीं सभी औरतों को छोड़कर विहान और बाकी दोस्त के साथ साथ प्रताप जी भी रुद्र की ऐसे अचानक गायब होने की आदत से वाकिफ भी थे और परेशान भी। रुद्र मुंबई जाकर भी अपनी आदत से बाज नहीं आया। यही सोचकर उन्हें उस पर गुस्सा भी आ रहा था। रुद्र की हालत से अनजान वह उस पर भड़के हुए थे, क्योंकि वह किसी का भी फोन नहीं उठा रहा था। यह भी उसकी एक बुरी आदतें में शुमार था। अगले दिन सुबह रुद्र की आंख खुली तो उसने अपना शरीर जकड़ा हुआ सा महसूस हुआ। उसे बुखार भी आ गया था, जिसकी वजह से उसे आध्या पर गुस्सा आ रहा था। रुद्र को दवाई लेनी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने डॉक्टर से जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा लिया और अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर वहां से चला गया। कैब ड्राइवर हॉस्पिटल में आध्या के भरोसेमंद आदमी को उसका सामान दे गया था। उसने देखा कि 11 बजने वाले और वह अभी भी कल वाले कपड़ों में ही था। वह वहां से ही होटल में चला गया और नहा धोकर खाना खाकर वहीं आराम करने लगा। आज संडे था तो वह जानता था कि हवेली में सब लोग छुट्टी पर होंगे, इसलिए वह दोपहर में जाने का सोचकर वही होटल में रुक गया था। वही हवेली में मीनल जी ने रंजीत जी से रुद्र को फोन करने को कहा था। वह बोले, माँ आप जानती है ना कि वह मेरा फोन नहीं उठाता। उनकी बात सुनकर मीनल जी ने कहा, वह जरूर उठा लेगा, तू फोन लगा और मुझे दे। रंजीत जी ने ऐसा ही किया और फोन मिलाकर अपनी माँ को दे दिया। मीनल जी खुद में ही बोले जा रही थी कि रुद्र ने फोन उठाया और हेलो बोला। तभी मीनल जी ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन में बात खत्म कर दी कि वह शाम को आ जाएगा और फोन काट दिया। दोपहर में गाड़ी ठाकुर हवेली के बाहर आकर रुकी। उसमें से अधर्व निकला। उसने एक सरसरी नजर पूरी हवेली पर डाली और बैग लेकर अंदर चला आया। दोपहर में सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसीलिए रुद्र ने यह वक्त चुना था। वह वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा काफी साफ सुथरा था। उसने गौर से सब जगह चेक किया और फिर अपना बैक साइड में रखकर बेड पर गिर पड़ा और आंखें बंद कर ली। इंजेक्शन का थोड़ा असर अभी भी था, इसलिए एक बार फिर वह नींद के आगोश में चला गया। शाम को रुद्र का फोन बजा तो विहान उसे फोन कर रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाया, विहान उस पर भड़क गया। जब रुद्र ने उसे पूरी कहानी बताई तो उसे रुद्र की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जिसकी वजह से रुद्र ने दफा हो जाकर बोलकर फोन काट दिया। और एक बार फिर उसके जहन में आध्या का ख्याल आया, जिस पर उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से आज वह सच्चा होने के बावजूद उस पर विश्वास नहीं किया गया। रुद्र उठकर हाथ मुंह धोकर अपने कमरे से बाहर आया और रेलिंग से नीचे झांकने लगा। तभी उसे हाल में अपनी दादी दादा व्हील चेयर पर रोहिणी चाय लेकर आई हुई राकेश परी को गोद में लिए हुए आदित्य के हाथ में कोई फाइल पड़ा हुआ था। रंजीव जी एक हाथ में प्लास्टर और एक हाथ चाय पी रहे थे। राधा जी शाम का खाना बनाने के लिए लिस्ट पूछ रही थी। अखिल और आयुष एक अलग सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहे थे। राधिका और ऋतिक कोई मैगजीन देख रही थी और आरती किया कि दूध की बोतल लेकर आई हुई दिखाई दी। किसी का भी ध्यान ऊपर की तरफ नहीं गया था। तभी उसे अपनी दादी की आवाज आई, राधा बहू रुद्र के लिए खाना मैं बना दूंगी, तुम बाकी का देख लो। उनकी बात सुनकर राकेश थोड़ा नाराजगी से बोला, माँ आप कुछ नहीं बनाएगी, आप कल भी थक गई थी और वह नहीं आया।
आपका बीपी भी टेंशन में बढ़ गया था और ऊपर से दोपहर का खाना हमें रात में खाना पड़ा था। इसलिए आज अगर वह आया तभी उसके लिए कुछ बनाना, और वह भी नहीं आ रहा था। बना देगी, क्या पता वह आज भी ना आए। उनकी बात सुनकर मीनल जी उस पर खींचते हुए बोली, वह आज जरूर आएगा, उसने खुद कहा है। तुम अपना मुंह बंद रखो और खबरदार, अगर उसे कुछ भी कहा तो वरना इस बार मैं तुम्हें ही इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। मीनल जी की बात सुनकर राकेश जी ने हल्के गुस्से में मुंह घुमा लिया। तभी मीनल जी बोली, रंजीत, अर्थ को फोन करके देख, शाम तो हो गई है, वह कब तक आएगा? अपनी माँ का आर्डर मानते हुए रंजीत जी ने फोन निकाला और रुद्र का नंबर मिला दिया। ऊपर रेलिंग के पास खड़े रुद्र का फोन बज उठा। सबको रिंगटोन की आवाज ऊपर की तरफ से सुनाई दी तो सबने सर उठाकर एक साथ ऊपर देखा। रुद्र को ऊपर खड़ा देखकर सब लोग हैरान रह गए। रुद्र ने गहरी नजर से सबको घूरा और चलते हुए नीचे आने लगा। वही मीनल जी रुद्र को देखकर हद से ज्यादा इमोशनल हो गई थी और रोते हुए उसकी हिचकियां बन गई थी। रुद्र ने आगे बढ़ाकर उन्हें बहुत ही प्यार से अपने गले से लगा लिया और उन्हें चुप करवाने लगा। कुछ देर तक वह उनके गले लगे रोती रही। फिर उसके कंधे पर हाथ रख उसे महसूस करने लगी कि क्या सच में रुद्र उनके सामने है। उसके शरीर की शक्ति देखकर वह हैरान रह गई और घबराते हुए बोली, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? अपना यह तेरा शरीर पत्थर सा कैसे बन गया? उनकी बात सुनकर रुद्र ने भी उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, इसे बॉडी कहते हैं दादी, ताकि मेरा आपके बेटे की तरह हाल ना हो जाए। यह बात उसने रंजीत जी की तरफ इशारा करते हुए कही थी, जिसकी वजह से रंजीत जी का मुंह गुस्से से फूल गया। फिर वह मोहन जी की तरफ बढ़ा और उनके पैर छूते हुए बोला, साथी, फॉर गुड साउंड क्वालिटी प्लीज लिसन एट 125 स्पीड। 5 फॉर गुड साउंड क्वालिटी प्लीज लिसन एट 125 स्पीड। अब आगे, और साथ ही आपके पति की तरह भी। अब मोहन जी का मुंह भी भूल गया। आगे कोई कुछ बोलता तभी रुद्र को एक के बाद एक छींक आ गई। जब वह थोड़ा नॉर्मल सा हुआ तो मीनल जी उससे बोली, क्या हुआ है रुद्र? बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रुद्र ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, दादी, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। कल मैं बारिश में फंस गया था और एक बार फिर उसे आध्या का ना चाहते हुए भी ख्याल आ गया था। तभी आरती बोली, दादी, मैं अर्थ के लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ, देखना सर्दी 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। रुद्र खाते हुए मना करने लगा, लेकिन मीनल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और आरती से जल्दी काढ़ा बनाकर लाने को कहा। कुछ देर में आरती काढ़ा बनाकर ले आई। रुद्र उठकर भागने लगा, लेकिन एक तरफ मीनल जी और दूसरी तरफ से रंजीत जी ने एक हाथ से उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। तभी आरती ने जल्दी से काढ़े का गिलास उसके मुंह से लगाया और तब तक नहीं हटाया जब तक गिलास खाली नहीं हो गया। उसके बाद आरती ने 2 चम्मच शहद भी उसे खिला दिया। तब कहीं जाकर रुद्र का मुंह कुछ ठीक हुआ। ये पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती खांसी की दवाई पिलाई जा रही हो। रुद्र की हालत देखकर रंजीत जी हंसने लगे और बोले, वाह, शरीर पत्थर जैसा और तबीयत फूल जैसी। जरा सी बारिश झेल नहीं पाए। तुम और बात करते हो बॉडी बनाने की और मेरा और पापा का मजाक उड़ा रहे थे। रुद्र ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको मुझसे डरना चाहिए। अगर मैं अपना हाथ झटक देता तो आप अपने दूसरे हाथ से भी अपाहिज हो जाते। तब पता चल जाता आपको कि फूल कौन है और पत्थर कौन है। यह सुनकर सब लोग अब रुद्र को घूरने लगे, क्योंकि वह पहले बोलना था कि नहीं था और अब वह रंजीत जी को सरेआम धमका रहा था। तभी सबने आध्या को आते देखा, जो कपड़ों पर लगा कीचड़ साफ करते हुए आ रही थी। वही रुद्र की तरफ उसकी पीठ थी, जिसे वह उसे अच्छे से देख नहीं पाया। आध्या को देखकर आदित्य बोला, यह तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए? इस टाइम रुद्र का फोन बजा तो वह उठकर खड़ा हो गया। वह फोन उठाने वाला ही था कि तभी कोई उससे पीछे से एकदम से टकरा गया। वही आध्या जब सोफे के पास पहुंची तो उसका पैर फिसल गया और वह सामने खड़े रुद्र से पीछे से टकरा गई। रुद्र का फोन उसके हाथ से छूट कर गिर गया। रुद्र जैसे ही पीछे मुद्दा तो सामने खड़ी आध्या को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वही आध्या ने भी जब रुद्र को देखा तो उसकी भी शक्ल पूरी तरह बिगड़ गई और अगले ही पल ठाकुर हवेली में उन दोनों के मुंह से एक साथ तुम की आवाज से गूंज गई। ठाकुर हवेली में जैसे ही रुद्र और आध्या ने एक दूसरे को देखा
तो दोनों एक साथ चिल्लाए। जहां रुद्र आध्या पर इसीलिए लाल पीला हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से वह बीमार पड़ गया था और वह लड़की हॉस्पिटल में उसे अकेला छोड़कर भाग गई थी। वहीं दूसरी तरफ आराध्या जब अस्पताल पहुंची तो वार्ड बॉय ने उसे बताया कि जिस लड़के को वहां भर्ती करवाया गया था वह उस पर बुरी तरह से भड़क रहा था और उसे ना जाने क्या क्या बोल रहा था। उसे वहां पर देखकर आध्या चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जरूर तुमने हॉस्पिटल से मेरा एड्रेस निकलवाया होगा। तुम अपनी की गई मदद के बदले पैसे मांगने आए हो या फिर कहीं तुम मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ गए? तुम जैसे लड़के होते ही ऐसे हैं। कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं और उसके घर तक पहुंच गए उसके पीछे पीछे। लेकिन मिस्टर, यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। फिर उसने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीजू से ऐसा पिटवा दूंगी कि सर पर पैर रखते हुए भागते नजर आओगे। उसकी बहन आरती उसे चुप होने के लिए कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ सब लोग रुद्र के बढ़ते पारे और उसका रिएक्शन सोचकर परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रुद्र। पहले तो आध्या को ऐसे खुद पर गुस्से से चिल्लाते हुए देख वह गुस्से से आग बबूला हो रहा था, लेकिन उसकी आखिरी में कही गई बात से वह नॉर्मल होता चला गया। जब आध्या चुप हुई तब रुद्र उसे ऊपर से नीचे तक देखकर उसके आसपास देखने लगा और बोला, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन खूबसूरत लड़की कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। उसका इतना कहना ही था कि रंजीत जी की बुरी तरह से हंसी छूट गई। वह ठहाका मारकर हंस पड़े। वही मीनल जी और बाकी सब उसके ऐसे रिएक्शन से हैरान रह गए। फिर रुद्र अपनी दादी से बोला, दादी, आपको दिख रही है क्या कोई खूबसूरत लड़की? आध्या रुद्र के द्वारा की गई अपनी बेइज्जती से तमतमा गई। तभी अधर्व फिर से बोला, और क्या कह रही थी कि तुम मुझे पिटवा दोगी, वो भी इस 1.5 पसली आदमी से? आदित्य खुद की बेइज्जती होते देखकर गुस्से से रुद्र को घूरने लगा, लेकिन उसे पता था कि आध्या को कोई गलत फहमी हुई है। वह आध्या को शांत करते हुए बोला, आध्या चुप हो जाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यह रुद्र है मेरा छोटा भाई। आध्या को यह जानकर हैरानी हुई कि जिस रुद्र के बारे में वह अब तक सुनती आई थी वह यह लड़का है। वही खुद को आदित्य द्वारा छोटा भाई कहे जाने पर रुद्र को उस पर बहुत गुस्सा आया। वह उसे कुछ बोलता तभी मीनल जी बीच में आते हुए बोली, रुद्र बेटा, यह आदित्य की साली है, तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? तो रुद्र ने कहा, दादी, यह लड़की कल दोपहर में मेरी गाड़ी के सामने कूद गई थी और मदद की गुहार लगा रही थी। इतनी तेज बारिश में मैंने इसकी हेल्प की। उस औरत को अस्पताल पहुंचा है जिसकी वजह से मैं बारिश में बार बार भीग गया। मुझे सर्दी हो गई और ये लड़की मुझे वहां पर छोड़कर भाग गई। मुझे पूरी रात अस्पताल में रहना पड़ा। सुबह वो हॉस्पिटल वाले मुझे डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे और अब इसे यह गलत फहमी हो गई कि मैं इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया और यहाँ आकर भी इसने ही भैंस की तरह मुझे टक्कर मार दी, जिससे मेरा फोन भी टूट गया। प्रिया माँ का फोन आ रहा था, वह परेशान हो जाएगी। मेरा फोन स्विच ऑफ देखकर और रात तक होते दिल्ली से यहाँ पर पहुंच जाएगी। अगर उनकी बात मुझसे नहीं हुई तो। तभी आध्या गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुमने मेरी हेल्प की नहीं, तुमने नहीं, उस ड्राइवर ने मेरी हेल्प की थी, समझे तुम? वरना तुम तो मुझे लुटेरों की पार्टनर समझकर मुझे लिफ्ट तक नहीं दे रहे थे। तुम्हारे जैसा निर्दय, कठोर और बेदिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, जिसे एक प्रेग्नेंट लेडी को दर्द में देखकर भी उस पर दया नहीं आए और यहाँ अपनी माँ को परेशान सोचकर तुम्हारी जान निकल रही है। डिस्गस्टिंग। रुद्र ने जलती निगाहों से उसे घूरा और रंजीत जी से बोला, अपना फोन दीजिए, मुझे जरूरी फोन करना है। और फिर, अच्छा, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। रंजीत जी ने चुपचाप उसे फोन दिया तो रुद्र उसका फोन लेकर वहां से बाहर जाने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी रोहिणी पर पड़ी, जो आंखों में आंसू का सैलाब लिए उसे ही देख रही थी। उन्हें इग्नोर करते हुए वह वहां से गार्डन में चला गया। वहीं रोहिणी का दिल तड़प गया था रुद्र के मुंह से किसी और के लिए मां सुनकर। वही रुद्र के जाने के बाद आरती आध्या को डांटने लगी। तब रोहिणी जी की रोने की आवाज सबको सुनाई दी। उन्होंने बड़ी ही कठोरता से राकेश की तरफ देखा और फिर वह किचन में चली गई। आरती और राधा भी उसके पीछे पीछे चली गई। मीनल जी ने आध्या को समझाया कि रुद्र को बारिश की वजह से बहुत परेशानी होती है, इसलिए वह उसकी मदद करने से मना कर रहा होगा। आध्या भी माहौल देखकर अपने कमरे में चली गई।
वही आदित्य, आयुष और राधिका को भी अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा। उन तीनों ने ही रुद्र से बात करने का फैसला किया। रुद्र बाहर गार्डन में प्रिया जी से बात कर रहा था। रुद्र ने उन्हें अभी जो हुआ वह सब बताया तो वह बोली, कोई बात नहीं रुद्र बेटा, और तुम्हें हर किसी की मदद करनी चाहिए। मदद करने पर लोग हमें दुआएं देते हैं, और क्या पता कब किसकी दुआ काम आ जाए। अब तेरी सर्दी ठीक है ना? उसकी बात सुनकर रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, हाँ सब ठीक है, लगता है काढ़े का असर हो गया है। For good sound quality, please listen at 1.25 speed. For good sound quality, please listen at 1.25 speed. अब आगे। प्रिया जी ने हैरानी से पूछा, क्या कहा? किसने तुझे काढ़ा पिला दिया? दवाई तो तुमसे ली नहीं जाती, फिर काढ़ा तो उससे भी ज्यादा कड़वा होता है। उनकी बात सुनकर रुद्र ने एक बार फिर जो आरती और उसकी दादी ने किया वह उन्हें बता दिया। उसकी बात सुनकर उनका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। वह बोली, तुम्हारी भाभी तो बड़ी साहसी निकली, वरना विद्या दीदी के अलावा यह कारनामा कोई नहीं कर पाया है आज तक। खैर चलो, मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ। तुम्हारे पापा और दादू आते ही होंगे और शौर्य भी उन्हीं के साथ आएगा। आज अपना और दादी का ख्याल रखना। रुद्र उनसे बात करने के बाद वापस अंदर चला आया। रुद्र ने अंदर जाकर फोन रंजीत जी को दे दिया और अपने कमरे में जाने लगा। तभी मीनल जी ने उसे रोका और बोली, रुद्र बेटा कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। रुद्र ने उन्हें देखा तो इग्नोर नहीं कर पाया। रंजीत जी वहां से जाते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। रुद्र अपनी दादी के पास बैठ गया। वह उसका सर सहलाने लगी तो रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। तभी आध्या नीचे आई और रुद्र को घूरते हुए बोली, दादी खाने में क्या बन रहा है? उसकी बात सुनकर दादी रुद्र से पूछने लगी कि वह क्या खाएगा। रुद्र बोला, गोभी है। दादी ने हाँ में सर हिलाया तो रुद्र बोला, तो गोभी मंचूरियन ग्रेवी के साथ और चावल बना दीजिए। उसकी बात सुनकर रंजीत जी जो अभी आकर बैठे थे उसे ठोकते हुए बोले, रुद्र महाराज तुम इस गोभी के मायाजाल से कभी बाहर निकलोगे तो दुनिया में तुम्हें इससे भी अच्छी खासी चीज मिलेगी। खाने को? रुद्र बोला, मेरे खाने पर नजर मत रखिए, वैसे भी कल से मैंने एक टाइम भी अच्छे से खाना नहीं खाया है। ऐसी आफत गले पड़ गई थी। कल उसने आध्या को घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आध्या भी उसे गुस्से में घूरने लगी। वह बात कर ही रहे थे कि रंजीत जी का फोन बजा तो वह रुद्र से बोले, विहान का फोन आ रहा है। उनकी बात सुनकर रुद्र बोला, फोन उठाइए और उसे बताइए कि मेरा फोन टूट गया है। मैं कहूंगा तो उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। रंजीत जी ने ऐसा ही किया और फिर रुद्र को फोन थामकर आदित्य से बोले, यह रुद्र का सिम कार्ड निकालकर इस फोन में डाल दे। उसने नया फोन आदित्य की तरफ बढ़ते हुए कहा। तभी रुद्र ने मना करने का इशारा किया, लेकिन रंजीत जी ने उसकी एक न सुनते हुए कहा। आदित्य ने भी वैसा ही किया। रुद्र बात करते हुए एक तरफ आ गया। वह विद्या जी से बात कर रहा था। वह उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी और रुद्र भी अच्छे बच्चे की तरह उनकी सारी हिदायत ही सुन रहा था और फिर आखिर में बोला, माँ आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर दादी है। मेरे खाने पीने की चिंता करने के लिए आप अपना ध्यान रखना और विहान और अमन को भी परसों तक भेज देना। बाय, लव यू। रुद्र ने ध्यान ही नहीं दिया कि बात करते वक्त किचन के पास आ गया था वह और वहां से वापस सोफे पर बैठ गया जहां अब तक उसका फोन ऑन हो चुका था। वही किचन में रोहिणी, राधा और आरती खाना बना रही थी। उन्होंने रुद्र को फोन पर बात करते हुए सुना तो रोहिणी की आंखों में एक बार फिर से नमी छा गई। उसके अंदर से वह उम्मीद खत्म होती जा रही थी। रुद्र उन्हें माफ करके उन्हें अपनाएगा। डिनर के वक्त रुद्र भी सबके साथ साथ बैठा खाना खा रहा था। उसकी पसंद का खाना था, इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसका फोन बज तो प्रिया माँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। वह उठकर जाने लगा कि तभी मीनल जी ने उसे वहीं बैठकर बात करने के लिए कहा तो रुद्र ने फोन स्पीकर पर डाल दिया और मेज पर रखकर हेलो बोला। सामने से प्रिया जी बोली, अर्थ बेटा क्या कर रहा है? तू रुद्र में खाना खा रहा हूँ? तभी प्रीतम जी बोले, पक्का गोभी का आ रहा होगा। यह उनकी बात सुनकर रंजीत जी हंसने लगे तो रुद्र ने अपना मुंह फुला लिया।
तभी उसे दूसरी तरफ से शौर्य भी हंसने लगा। उसे चिढ़ाते हुए रुद्र बोला, क्या है, दांत क्यों फाड़ रहा है? उसकी बात सुनकर शौर्य अपनी हंसी कंट्रोल करके बोला, दादू तेरी तरह मुंह बनाकर तेरी नकल कर रहे थे। उसकी बात सुनकर प्रताप जी भी हंसने लगे। यह सुनकर रुद्र बोला, उनसे कहो कि कभी अपनी शक्ल शीशे में भी देख ले, गोरिल्ला जैसे लगते हैं एकदम। इसकी बात सुनकर प्रीतम जी और प्रिया जी भी हंस हंस कर लौटपोट हो गए। तभी रुद्र का ध्यान अपने आसपास के लोगों पर गया तो उसके दादा दादी और रंजीत के साथ आदित्य और आरती भी मुस्कुरा रहे थे। वही बाकी सब उसे ऐसे किसी से बात करते देखकर हैरान से थे। तभी दूसरी तरफ से करणवीर जी की आवाज आई, जो रुद्र के साथ साथ सबने सुनी। वह बोले, लकड़बग्घे जा, तुझे मेरा श्राप है। जिस भी लड़की से तू वहां जाकर पहली बार मिलेगा उससे तेरी शादी हो जाएगी। बस उसका इतना कहना है कि आध्या, जो रुद्र को लकड़बग्घा बुलाने जाने पर हंसते हुए खाना खा रही थी, उसे जोरदार खांसी आ गई। वही रुद्र तो अपनी चेयर से ही उछल पड़ा। वह गुस्से से विफरते हुए बोला, दादू इतना भयानक श्राप कौन देता है? आपको तो मैं बाद में बताऊंगा, रखिए फोन आप लोग। रुद्र ने घूरते हुए आध्या को देखा, जो खाते हुए उसे ही देख रही थी। वह उससे बोला, तुम लड़की जो भी कोई हो, मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना, समझी? वैसे भी मुझे लड़की अपने जैसी चाहिए। एकदम सन की रुद्र का खाना हो चुका था, इसलिए वह वहां से उठकर चला गया। वहीं आयुष और बाकी सब आध्या को भयानक श्राप कहकर हंस रहे थे। उनकी बातें सुनकर आध्या मुंह बनाते हुए बोली, बोल तो, ऐसे रहा है जैसे मैं इस लकड़बग्घे से शादी करने के लिए मेरी जा रही हूं। इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी ना रह लूं। तभी रंजीत जी बोले, देखा बाबा, आप लोगों ने उसे यहाँ से जाकर कितना अच्छा परिवार मिला। सब लोग हंसमुख स्वभाव के हैं। मोहन जी, जो किसी सोच में गुम थे, शायद उन्हें रुद्र के दादाजी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह बोले, क्या तुम जानते हो कि यह जिसे दादू दादू बुला रहा था वह कौन है? रंजीत जी याद करते हुए बोले, हाँ, उनका नाम सूर्य प्रताप अग्रवाल है। क्या हुआ पापा, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मोहन जी ने कहा, कुछ नहीं, बस आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी और साथ ही नाम भी। रंजीत जी ने उनको जवाब दिया, जरूर सुना होगा आपने उनका नाम। वह हमारे देश के कानून मंत्री जो ठहरे। उनकी बात सुनकर वहां बैठे सब लोग चौंक गए कि रुद्र उनके साथ रहता है। ऐसे ही सब लोग बातें करते हुए खाना खाने लगे। रात के 10 बज रहे थे। रुद्र अपना लैपटॉप लेकर छत पर चला गया था और बैठकर उसमें कुछ काम कर रहा था। वह किसी जगह का नक्शा देख रहा था। वह अपना फोन निकालकर किसी को मिलाने वाला था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई। शायद कोई ऊपर आ रहा था। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और फोन में गेम खेलने लगा। सीढ़ियां चढ़ने की आवाज तेज हो चुकी थी और शायद एक से ज्यादा लोगों पर आ रहे थे। रुद्र सोच में पडडीएच गया। इस वक्त इतने लोग ऊपर छत पर क्या करने आ रहे होंगे? उसने अपने ख्यालों को दूर झटका और खुद से ही बोला, जो भी होगा, अगर ऊपर आकर मुझे कुछ बोला या फिर परेशान किया तो मैं शांत नहीं रहने वाला। For good sound quality, please listen at 1.25 speed. Sound quality, please listen at 1.25 speed. अब आगे। रात को रुद्र छत पर बैठा अपने लैपटॉप में किसी जगह का नक्शा बड़े ही गौर से देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करने लगा। तभी उसने महसूस किया कि कोई ऊपर आ रहा है। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और फोन में गेम खेलने की एक्टिंग करने लगा। तभी दरवाजा खुला और आदित्य, आयुष, राधिका, अखिल और रिति पांचों वहां पर आ गए। उन सबको देखकर रुद्र की तेवरियां चढ़ गई थीं। उसने अपना फोन पॉकेट में डाला और अपना लैपटॉप उठाकर वहां से जाने लगा। तभी आदित्य उसे रोकते हुए बोला, रुको रुद्र। रुद्र रुक गया और बोला, रुद्र नहीं, रुद्र प्रताप, पूरा नाम लो मेरा। इस नाम से मुझे सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं और तुम सब तो मेरे कुछ हो ही नहीं। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, ठीक है रुद्र, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। रुद्र उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगा और बोला, लेकिन मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है, तो हटो मेरे सामने से। रुद्र को आदित्य से ऐसी बात करते देखकर राधिका बोली, तुम आदित्य भाई से ऐसी बात कैसे कर सकते हो? वह हमसे बड़े हैं। तो रुद्र बोला, कैसे बात की? मैंने तुम्हारे भाई से?
उसकी बात सुनकर आयुष तंज भरे लहजे में बोला, वाह, वैसे तो बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हो। क्या उन लोगों ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपने से बड़े को आप कहकर बात करते हैं? तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब सिखाए उन्होंने मुझे, लेकिन मुझे भी तो देखना पड़ेगा कि किसे इज्जत देनी है और किसे नहीं। और तुम लोगों में से कोई भी इस लायक तो है ही नहीं कि मैं तुम्हें इज्जत दूं। आयुष गुस्से में कुछ बोलता कि तभी आदित्य ने उसे चुप करवाते हुए बोला, तुम सब चुप हो जाओ, बोलने दो उसे, जो बोल रहा है वह। और तुम रुद्र, हम सब तुमसे माफी मांगने आए हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, माफी किस लिए? तो आदित्य बोला, जो भी आज तक हम सब ने तुम्हारे साथ किया और हर एक चीज के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। कहकर आदित्य ने बाकी सबके तरफ देखा तो सबने हाथ जोड़ लिए रुद्र के चेहरे पर उनकी खिल्ली उड़ाने वाली स्माइल आ गई और वह बोल, मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है, समझे तुम सब? यस, बोला, हम जानते हैं रुद्र, तुम हमें माफ नहीं करोगे, लेकिन मॉम को तो कर सकते हो ना, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। रुद्र, उन्होंने तुम्हें खुद से दूर भले ही किया, पर तुमसे बहुत प्यार करती थी। पापा ने शर्त रखी थी, अगर उन्होंने तुम्हें चुना तो उन्हें पापा के साथ साथ हम तीनों को भी छोड़ना पड़ता। इसीलिए उन्होंने तुमसे अलग रहने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि दादी तुम्हें बहुत अच्छे से पालेगी और तुम उन्हीं की आंखों के सामने रहोगे। बस इसीलिए उन्होंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। पहले जब तक तुम यहाँ थे तब उन दोनों में लड़ाई होती थी, फिर जब तुम यहाँ से गए तब फिर उनके पापा से झगड़ा हो गया कि उन्होंने क्यों तुम्हें यहाँ से जाने दिया। मैं जानता हूँ कि हमारी गलतियां माफी के लायक नहीं हैं, इसलिए तुम हमें माफ ना करो। अपना सारा गुस्सा, नफरत जो भी उतरना है वह हम पर उतारो, पर प्लीज मॉम को माफ कर दो। कई सालों से हम उन्हें घुट घुट कर जीते देख रहे हैं, अब उनकी तकलीफ हमसे सही नहीं जा रही। प्लीज रुद्र, उन्हें माफ कर दो, फिर देखना वह तुम्हें कितना प्यार देगी। रुद्र आदित्य की बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं बोला, उसने अपना सर नीचे झुका रखा था, फिर वह धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज तेज होने लगी। आदित्य और बाकी सब हैरान नजरों से उसे देख रहे थे कि अचानक रुद्र के चेहरे के भाव बदल गए और वह अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए बोला, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, सब के सब भाड़ में जाओ। तुम सबको क्या लगा कि मैं यहाँ परिवार जोड़ने आया हूँ? मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ से जाने के लिए, और वह भी हमेशा के लिए। मुंह में तो मेरे बहुत कुछ आ रहा है, अगर मैंने वह सब बोल तो तुम यहाँ पर एक मिनट भी खड़े नहीं रह पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना तुम सबके लिए अच्छा होगा। और हाँ, अपनी माँ को भी समझा देना कि अपने पति और बच्चों के साथ रहने के लिए उसने मुझे छोड़ा था, फिर वह चाहे जैसे भी छोड़ा हो, अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से उन्हें सबके साथ रहे। मेरे पास माँ बाप, भाई बहन सब है और मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अगर किसी ने भी मुझे उनसे दूर करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। और हाँ, इसे सिर्फ एक धमकी मत समझना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। रुद्र ने एक नजर उन सबको घूरा और वहां से चला गया। रुद्र के जाने के बाद आदित्य वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके भाई बहनों ने उसे कभी इतना हताश नहीं देखा था। उनकी आंखों में भी नमी आ गई थी अपनी माँ के आंसुओं को सोच सोच कर। आयुष और अखिल उसे समझाने लगे कि वह फिर से कोशिश करेंगे रुद्र को मनाने की। वहीं रुद्र अपने कमरे में आ गया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी वापस जाए और आदित्य और बाकी सबको छत से नीचे फेंक दे। उसने अपना लैपटॉप और फोन एक तरफ फेंका और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसे रह रहकर आदित्य की बात याद आ रही थी कि रोहिणी ने उसे खुद से दूर मजबूरी में किया था। उसने शावर बंद किया और शीशे के नजदीक जाकर बोला, मजबूरी, माय फुट। वह आदमी क्या सारा दिन घर में बैठा रहता था? कभी चोरी छुपे भी मुझे देखने नहीं आई। अपनी खुदगर्जी और मजबूरी का नाम देती रहती है। सा रुद्र के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। उसे फिर से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मुक्का बनाकर शीशे पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े उसके हाथ में घुस गए। रुद्र का पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया था। उसने अपना हाथ अपने मुंह के पास करके खून को देखा। उसकी आंखों में हैवानियत नाच गई। अब वह रुद्र लगी नहीं रहा था। डेविल बाहर आ गया था। वह बोला, कैसे हो रुद्र? डार्लिंग। रुद्र,
डेविल को आर्डर देते हुए बोला, वापस जाओ, जब जरूरत होगी तब मैं खुद तुम्हें बुला दूंगा। तब डेविल बोला, बहुत दिन से मैंने किसी का खून नहीं किया, लोगों की डरने की आवाज नहीं सुनी, प्लीज यार कुछ कर, नहीं तो मेरा दिमाग जिसके ऊपर फटेगा उसका ही गेम बजा दूंगा। उसकी बात सुनकर रुद्र गरजते हुए बोला, आई सेड वापस जाओ, मिशन की डिटेल अभी तक नहीं पहुंचाई है, बुढ़ाऊ ने जब डिटेल आएगी तब शिकार मिलेगा। फिर दोनों अपनी अपनी भड़ास निकाले लगे। अब जाओ। अब रुद्र नॉर्मल हो गया था। इतनी देर से वह खुद से ही बात कर रहा था। अगर वह किसी के सामने होता तो वह सारी वार्तालाप बिना किसी को शक हुए मन ही मन करता था। यही कारण था कि आज तक उसके दोस्त और बाकी सब नहीं जान पाए कि डेविल आज भी उसके अंदर ही है। बस फर्क इतना है कि आज के वक्त में रुद्र उसे ऑर्डर देकर जगाता था। कमरे में आकर रुद्र ने अपने हाथ पर रुमाल लपेटा और फिर बेड पर औंधे मुंह गिर गया। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह रोहिणी, आरती और राधा जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। रुद्र भी तैयार होकर आया, चेयर खींचकर बैठ गया। उसने एक बार सबको देखा तो आदित्य और बाकी चारों रात को उससे हुई बातचीत के बाद उसे देखने से भी कतरा रहे थे। यह देखकर रुद्र के चेहरे पर भी अच्छी मुस्कान आ गई और वह अपनी दादी से बोला, दादी जल्दी से गोभी के पराठे दे दीजिए, फॉर गुड साउंड क्वालिटी, प्लीज लिसन एट 1.25 स्पीड। फॉर गुड साउंड क्वालिटी प्लीज लिसन एट 1.25 स्पीड। अब आगे। उसकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, तुम्हें कैसे पता कि गोभी के पराठे हैं, प्याज या आलू के भी तो हो सकते हैं। उनकी बात सुनकर रुद्र बोला, जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसके महक मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और दादी के हाथों से बने पराठों की खुशबू मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मोहन जी बोले, क्या वहाँ दिल्ली में भी तुम्हारे लिए कोई पराठे बनाते हैं? उनकी बातों का जवाब देते हुए रुद्र बोला, जी हाँ, वहाँ घर में सारा खाना नौकर ही बनाते हैं। शिवाय पराठे के प्रिया माँ रोज मेरे लिए पराठे बना देती थी, जिसकी खुशबू ही मेरा सुबह का अलार्म हुआ करती थी। प्रीतम पापा को गोभी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी रोज गोभी की कोई ना कोई डिश जरूर बनती है वहाँ। रुद्र की बातें सुनकर जहाँ उसके दादा दादी और रंजीत मुस्कुरा रहे थे, वही बाकी सब रोहिणी और राकेश की तरफ देख रहे थे। रोहिणी के दिल का हाल तो सब जानते थे, लेकिन राकेश थोड़ा चिद्दा हुआ लग रहा था। शायद उसे रुद्र का इतना बोलना अच्छा नहीं लगा था। यह बात कुछ और थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। सब नाश्ता करके उठ गए थे, सिर्फ रुद्र ही वहां बैठ रह गया था। डॉक्टर रुद्र की पीठ हॉल की तरफ थी। तभी पुलिस कमिश्नर ललित मित्तल अपने कुछ ऑफिसर के साथ वहां पर आ गए और बोले, मिस्टर रंजीत, हमें आप पर हुए हमले के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। उनकी बात सुनकर रंजीत जी बोले, अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ पर हमें बुला लेते, मैं भैया के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता। आपने खमाखा तकलीफ उठाई। उनकी बात सुनकर कमिश्नर बोले, अरे इसमें तकलीफ किस बात की? ठाकुर साहब, वह तो हमें ऊपर से आर्डर आया है कि आपकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए, तो बस इसीलिए मैं खुद ही चला आया यहाँ पर। रुद्र अपने पराठे खाने में मस्त था। तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज सुनकर उसे जोर का ठसका लगा। उसकी दादी उसे पानी पिलाने लगी और बोली, क्या हुआ बेटा, मिर्ची लग गई क्या? सबके साथ साथ कमिश्नर और बाकी पुलिस वालों का ध्यान भी उसकी तरफ गया। तभी रुद्र खांसते हुए उठ गया और पीछे घूमा। अपने पीछे लक्ष्य के पापा को देखकर रुद्र चिल्ला उठा और बोला, पापा आप यहाँ। उसे देखकर ललित मित्तल उसके पास तेजी से गए और उसका कान मरोड़ते हुए बोले, नालायक, मतलब किंजल सही कह रही थी कि उसने कल सुबह तुम्हें यहाँ मुंबई में देखा था और फोन उठाने के नाम पर तेरे तो जैसे प्राण निकल जाते हैं। कल शाम को तेरा फोन बंद कैसे आ रहा था? रुद्र अपना कान छुड़ाते हुए बोला, पापा मैं आ ही तो रहा था, बस नाश्ते के बाद निकल रहा था। उसकी बात सुनकर ललित जी ने उसका कान छोड़ दिया और उसे घूरते हुए बोले, सच बोल रहा है ना? रुद्र अपना कान सहलाते हुए हाँ में सर हिला देता है। फिर ललित जी की नजर उसकी प्लेट में रखे पराठे पर पड़ी तो वो बोले, गोभी के पराठे खाए जा रहे हैं, चल बेटा तू घर, तेरी गोभी बना देनी है। तेरी माँ और बहन ने रुद्र बचे हुए पराठे को गोल करके ले जाते हुए बोला, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह वहां से अपने कमरे में चला गया। वहीं रुद्र के मुंह से कमिश्नर के लिए पापा सुनकर सब लोग हैरान रह गए।
ललित जी ने मीनल जी को देखा तो उनसे बोले, आप उसकी दादी हैं? मीनल जी ने हाँ में सर हिलाया तो उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोले, बहुत याद किया हमारे बच्चे ने आपको। तभी उन्हें रुद्र की माँ बाप का ख्याल आया तो वह रंजीत जी की तरफ घूम और आवाज में शक्ति लाते हुए बोले, इसका मतलब आप उसके पिता हैं। इसकी सख्त नजर देखकर रंजीत जी ने राकेश की तरफ उंगली कर दी तो वह राकेश जी की तरफ बढ़ गए और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बोले, मतलब आप हैं वह जिन्होंने उस मासूम से बच्चे को ठुकराया था। राकेश ने भी एकदम से शक्ति का मुखौटा ओढ़ लिया था। तभी ललित जी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और खुद से उनसे हाथ मिलाया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू जो आपने उसे नहीं अपनाया। अगर आप उसे अपना लेते तो वह 3 परिवारों की जान कैसे बनता। खैर, अभी आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या खोया है, लेकिन वक्त आने पर जरूर पता लग जाएगा। फिर वह रंजीत जी की तरफ देखकर बोले, रुकिए जरा, जिस काम के लिए हम आए थे वह कर लिया जाए। वैसे आपकी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि आप अस्पताल में स्टेटमेंट ना दे पाए। तब रंजीत जी बोले, जी एक्चुअली मेरी माँ और परिवार वाले बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तब मेरे भैया ने इंस्पेक्टर सर को बाद में स्टेटमेंट लेने को कहा था। तभी एक बार फिर ललित जी ने राकेश को गहरी नजर से घूरा। तभी उन्होंने रुद्र को नीचे आते हुए देखा तो वह खुद को नॉर्मल करते हुए सोफे पर बैठ गए। जब रुद्र नीचे आ गया तो वह उससे बोले, तुम्हारे कपड़े और सारा सामान घर पर पड़ा है, तो बैग में क्या लेकर जाओगे? उनकी बात सुनकर रुद्र अपना बैग खोलते हुए बोला, प्रिया, माँ ने लड्डू की बर्फी और भी पता नहीं क्या क्या ठूंस दिया था बैग में, बस वही लक्ष्य और किंजल दी के लिए लेकर जा रहा हूँ। रुद्र ने एक डब्बा अपनी दादी को दिया और बोला, दादी लीजिए प्रिया, माँ ने बनाए हैं। मुझे मीठा पसंद नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, आप भी खाकर देखिए। मीनल जी ने रुद्र के हाथ से डब्बा ले लिया। वह थोड़ा घबरा गई थी कि शायद रुद्र उनके साथ चला जाएगा। उसके बाद ललित जी ने कमिश्नर वाले अवतार में आकर और रंजीत जी से सवाल पूछे, क्यों चोट कैसे लगी? रंजीत जी उनकी बातों का जवाब देते हुए बोले, मैं कंपनी के बाहर आया और फोन पर बात कर रहा था। एक बेकाबू कार मुझसे टकराने वाली थी। तभी मेरे भतीजे आदित्य ने मुझे दूसरी तरफ धक्का दे दिया और खुद भी वहां से हट गया, जिसकी वजह से मेरे सर और कंधे में चोट लग गई। उनकी पूरी बात सुनकर ललित जी बोले, हम आपको किसी पर शक है, आपके किसी राइवल या फिर किसी और पर? यह सुनकर उन्होंने ना में सर हिलाया। रुद्र भी बड़े गौर से सब कुछ सुन रहा था। रंजीत जी का स्टेटमेंट लिख लिया गया था तो ललित जी ने इंस्पेक्टर पांडे को कंपनी के बाहर और आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकालने का ऑर्डर दिया और बोले, जाओ तुम सब, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करना, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उनका ऑर्डर सुनकर सब उन्हें सैल्यूट करके वहां से चले गए और फिर वह भी उठ खड़े हुए और रुद्र से बोले, चल मेरे लाल। रुद्र उठ खड़ा हुआ तो मीनल जी रुद्र से बोली, रुद्र बेटा तू कहाँ जा रहा है? तू तो यहाँ रहने वाला था ना मेरे पास तो? रुद्र बोला, दादी मैं शाम को या फिर कल सुबह आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही रहूंगा। और रुद्र ने उन्हें गले लगाया और फिर ललित जी से बोला, चलिए पापा। ललित जी ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया था और वह दोनों वहां से चले गए। सब लोग देखते रह गए। ललित जी ने जैसे रुद्र का हाथ पकड़ रखा था, वह भी पूरे हक से सबके मन में एक ही सवाल आया कि क्या मीनल जी के अलावा कोई उसका हाथ इतने अधिकार से पकड़ने का हक रख सकता है? जवाब था नहीं। फॉर गुड साउंड क्वालिटी प्लीज लिसन एट 125 स्पीड। फॉर गुड साउंड क्वालिटी प्लीज लिसन एट 1.25 स्पीड। अब आगे। रुद्र ललित जी के साथ लक्ष्य के घर के बाहर खड़ा था। ललित जी बोले, जाकर छिप जा। साइड में उनकी बात सुनकर रुद्र चिढ़ते हुए बोला, क्या यार पापा, मैं बच्चा हूँ क्या जो ऐसी हरकतें करूंगा? तब ललित जी खींचते हुए बोले, नहीं तू तो मेरा बाप है, मैं छुप जाता हूँ। मुझे देखकर तेरी माँ सरप्राइज नहीं होगी, बल्कि झाड़ू से मेरी आरती उतरेगी। अब तो रुद्र अपना मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है जा रहा हूँ, छिपाने किस किस्मत कीजिए। और वह एक तरफ जाकर छिप गया। ललित जी ने बेल बजाई तो उनकी मिसेज ने दरवाजा खोला। वह उन्हें देखकर मुंह बनाते हुए बोली, आप है? मुझे लगा मेरा रुद्र आ गया है।
वह परसों से मुंबई में है और यहाँ नहीं आया। कोई नहीं, जब आएगा तो उल्टा लटका दूंगी उसे। फिर अपने पति को घूरते हुए बोली, और आप खाली हाथ आ गए। मैंने आपको कहा था ना कि आते वक्त वह भी लेते आइएगा। अगर शाम तक वह आ गया तो क्या बनाकर खिलाऊंगी मैं उसे। तभी अचानक और रुद्र कूदते हुए उनके सामने प्रकट हो गया। उसे देखकर ललिता जी बहुत खुश हुई, पर वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, आज क्यों आया है, 2-4 महीने में आ जाता। जा चला जा यहाँ से वापस, कहते हुए वह मुड़कर घर के अंदर चली गई। रुद्र भी उनके पीछे पीछे भागते हुए उनको गले लगा लिया और बोला, माँ, मुझे पता है आप झूठा गुस्सा दिखा रही हैं। अगर सच में गुस्सा होती तो झाड़ू बेलन से मेरा स्वागत करती। और रही बात यहाँ आने की, तो परसों तो मैं बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं पूरी रात अस्पताल में रहा, और फिर दादी को मैंने परसों आने का बोल दिया था, पर सुना पहुंचने पर वह टेंशन में आ गई थी। इसीलिए मैं कल दोपहर को वहीं चला गया। आज यहाँ आपके पास आ गया। ललित जी तो केवल झूठा गुस्सा दिखा रही थी। रुद्र के बीमार होने का सुनकर वह घबराते हुए बोली, क्या कहा? तू बीमार हो गया था? तुम हॉस्पिटल में थे? तूने हमें क्यों फोन नहीं किया? हम वहां पर आ जाते हैं। तो रुद्र बोला, अब बिल्कुल ठीक हूं मैं, अब छोड़ दिए सब। और ये बताइए कि किंजल दीदी और लक्ष्य कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किंजल अपने दोस्त के घर गई है और लक्ष्य अपने कमरे में है। उनकी बात सुनकर रुद्र लक्ष्य के कमरे की तरफ बढ़ गया। तभी ललिता जी पीछे घूमी तो ललित जी बोले, बेटे, आते ही पति को भूल गई। कोई कहेगा मुझे देखकर कि मैं इस शहर का कमिश्नर हूँ। उनकी बात सुनकर ललिता जी बोली, यह आपके साथ कैसे आया? तो ललित जी बोले, एक्चुअली जिस एक्सीडेंट केस को देखने के लिए प्रताप चाचा जी ने कहा था, मैं उन्हीं ठाकुरों के घर गया था, तो मुझे वह वही मिल गया। एक्सीडेंट उसके चाचा का ही हुआ था। अब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे यह केस अपने अंदर में क्यों इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए कहा। तो ललिता जी बोली, रुद्र के चाचा ठीक तो है ना? ललित जी उनकी बातों का जवाब देते हुए बोले, हाँ, वह ठीक है। रुद्र के बड़े भाई ने उन्हें बचा लिया, वरना हमलावर शायद उनकी जान ले लेता। खैर, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, बताइए कि क्या बनेगा। शाम को तो वह बोली, गोभी और बाकी जो आपको खाना हो वह ले आइएगा। उनकी बात सुनकर वह बोले, वह वहां भी गोभी के पराठे ही खा रहा था। जब मैं वहां गया तो आज का उसका कोटा पूरा हुआ। उसे और भी हेल्दी सब्जियां खानी चाहिए, वरना वह गोभी जैसा हो जाएगा। एक दिन अब देख लीजिए, अपने लड्डी एचके के कारनामे में चलता हूँ। इतना कहकर ललित जी वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्र जब लक्ष्य के कमरे में आया तो वह आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला पड़ा था, शायद वह कुछ काम कर रहा था। रुद्र ने लैपटॉप में जाकर देखा तो वह कोई मूवी देख रहा था। उससे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके कमरे में कोई आ गया है। तभी रुद्र को शैतानी सूझी। उसने अपने जूते निकाले और अपनी जुराब भी निकली। उसने उसे उठाया और लक्ष्य के कान के ऊपर रख दिए। फिर क्या था, लक्ष्य ने गंदी स्मेल सुनते ही जोर से चिल्ला दिया। वही रुद्र वहां से भागकर ललिता जी के पास चलाया। उसे ऐसे भागकर आता देखकर ललिता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, लो, हो गई इनकी मस्ती शुरू। मैं भी भागती हूँ, किचन में लंच की तैयारी कर लेती हूँ। कुछ देर में वह तीसरी आफत भी आ जाएगी तो कुछ काम नहीं करने देंगे। यह तीनों, इतना कहकर वह हिलती हुई वहां से किचन की तरफ चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वहीं लक्ष्य भी भागते हुए आया और जूता रुद्र पर फेंकते हुए बोला, साले, कमीने आते ही ना, हाय ना, हेलो, सीधा शैतानी शुरू कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर में उन दोनों ने घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया था कि तभी ललिता जी हाथ में बेलन और चिमटा लेकर दुर्गा का रूप धारण कर दोनों के ही पीछे दौड़ने लगी और उन्हें दोनों से पूरा घर साफ करवाया। दोनों थक कर बैठे ही थे कि तभी किंजल का आगमन हुआ और जैसे ही उसने रुद्र को देखा, एक बार फिर से उसकी भाग दौड़ शुरू हो गई। कुछ देर बाद चारों बैठे लंच कर रहे थे। तभी लक्ष्य बोला, तो कैसा फील कर रहा है? इतने सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर उसकी बात सुनकर रुद्र बोला, एकदम बेकार। मतलब दादी और एक दो के अलावा किसी को भी बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। और ऊपर से उन लोगों के ड्रामे, और वह आदमी आज भी वैसा ही है। मेरे बोलने से छेड़ रहा है वह। बस
अब तक कुछ कहा नहीं है उसने, और जब बोलेगा तब मुंह की खाएगा। ऊपर से वह लड़की जिसकी वजह से मैं परसों हॉस्पिटल पहुंच गया था, वह भी उसी घर में रहती है। कल शाम को फिर भैंस की तरह टकरा गई। मुझसे मेरा फोन भी गिरकर टूट गया था। रुद्र के मुंह से किसी लड़की के बारे में सुनकर तीनों के ही कान खड़े हो गए और वह तीनों जल्दी से एक साथ बोले, क्या वह लड़की खूबसूरत है? उनकी बात सुनकर रुद्र ने उन्हें घूरते हुए कहा, हाँ, उस लड़की को यही भ्रम है कि वह खूबसूरत है और मैं उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया था। उल्टा मुझे अपने जीजा से पिटवाने का बोल रही थी। तब मैंने अपने तरीके से उसे उसकी गलतफहमी से बाहर निकाला। तीनों मजे से रुद्र की बातें सुन रहे थे और फिर एक साथ बोले, मतलब? तो रुद्र ने जो भी आध्या से कहा था वह सब उन्हें बताएं, जिसे सुनकर तीनों ही हंसने लगे। फिर ललिता जी बोली, रुद्र बेटा, ऐसे किसी लड़की से बिहेव नहीं करते। तो रुद्र बोला, माँ, वह लड़की नहीं है, चुड़ैल है। जब भी सामने आती है मुझे घूरती रहती है, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। फॉर गुड साउंड क्वालिटी प्लीज लिसन एट 125 स्पीड।